वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा इसके अंतर्गत जो भी फर्में होती हैं वे एक समान वस्तुएं बेचती है तथा किसी भी एक फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। साथ ही साथ पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक क्रेता कीमत प्राप्त करता होता है और प्रत्येक विक्रेता मात्रा नियोजक होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषाएं। तो परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जहां पर बहुत सी फर्में अपनी वस्तुएं बेचती है तथा किसी भी एक फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। इसी क्रम में श्रीमती रॉबिन्सन ने भी अपनी परिभाषा दी है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जहां प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता ये दोनों एक समान नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची भी नहीं है। शुद्ध प्रतियोगिता एक संकुचित क्षेत्र है और पूर्ण प्रतियोगिता एक विस्तृत क्षेत्र है। तो शुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल ये तीन विशेषताएं ही देखी जाती है और इन तीन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध प्रतियोगिता में कुछ और विशेषताओं को भी जोड़ा है जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार को पूरी तरह से एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार बनाता है। तो चलिए अब हम इन विशेषताओं के बारे में देखेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। इस बाजार में यानी इन दोनों ही तरह के बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा इन क्रेता और विक्रेताओं का इतना सूक्ष्म स्थान होता है कि ये मिलकर बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हो या शुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत हो, कोई भी क्रेता केवल और केवल कीमत प्राप्त करता होता है और विक्रेता केवल और केवल मात्रा नियोजक होता है। यानी कीमत को कोई भी क्रेता या विक्रेता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते। इसी क्रम में नंबर 2 पर है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी एक समान वस्तुएं। इन दोनों ही बाजारों में जो वस्तुएं बेची जाती हैं वो वस्तुएं रूप, रंग, आकार और गुण के हिसाब से एक समान होती है। इसमें किसी भी दूसरी तरह की वस्तुएं इस तरह के बाजार में नहीं बेची जाते। वे रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण के हिसाब से एक दूसरे के समान ही होते हैं। इसी क्रम में नंबर 3 पर है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म, यानी फर्मों के आगमन और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता। इन दोनों ही बाजारों में कोई भी फर्म जब चाहे आ सकती है और जब चाहे वो उद्योग को छोड़कर जा सकती है। यानी किसी भी फर्म के आगमन और बहिर्गमन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। जब जी चाहे कोई भी फर्म उद्योग में आ सकती है और जब चाहे कोई भी फर्म उद्योग को छोड़कर जा सकती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो चलिए अब हम उन विशेषताओं को देखेंगे जिन विशेषताओं की सहायता से अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगी बाजार को पूरी तरह से पूर्ण प्रतियोगी बाजार बनाया है। तो इसके पहले जो 3 विशेषताएं आपने देखी थी वो शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों ही बाजारों में एक समान रूप से दिखाई देती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और भी विशेषताएं दिखाई देती है जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। इसी क्रम में
नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, यानी बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता को विक्रेताओं के बारे में और विक्रेता को क्रेताओं के बारे में पूरी तरह से ज्ञान होता है। ज्ञान होने के साथ साथ क्रेता को यह भी पता होता है कि बाजार में किस तरह की वस्तुएं मिलती हैं और प्रचलित कीमत के बारे में भी क्रेताओं को पूरी तरह से जानकारी होती है। यानी कोई भी क्रेता प्रचलित कीमत से अधिक कीमत पर कोई भी वस्तु नहीं खरीदेगा और ना ही विक्रेता प्रचलित कीमत से अधिक कीमत पर कोई भी वस्तु किसी भी क्रेता को बेचेगा। यानी बाजार दशाओं का क्रेताओं को और विक्रेताओं को पूरी तरह से ज्ञान होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है कट थ्रोट कंपटीशन, यानी गला काट प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद भी क्रेता और विक्रेता इस स्थिति में नहीं होते कि वो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके और साथ ही साथ वो इस स्थिति में भी नहीं होते कि वो अपना कोई संघ बना सके और बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमेशा क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच संघर्ष होता रहता है, यानी ये दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार के सहयोग की भावना नहीं दिखाई देती। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत गला काट प्रतियोगिता दिखाई देती है। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट है सिंगल प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तुओं की एक समान कीमत। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो भी वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं एक समान होती है। एक समान वस्तुओं के साथ साथ उन वस्तुओं की जो कीमत भी होती है वो एक समान होती है। यानी एक समान कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दिखाई देती है और इसी कीमत पर क्रेता वस्तुओं को खरीदते हैं और विक्रेता इसी कीमत पर वस्तुओं को बेचते हैं। कीमत के अंतर्गत भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, यानी एक समान वस्तुएं और एक समान कीमत। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट है फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी स्वतंत्र व्यापार नीति। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाई जाती है, यानी यहाँ पर क्रेता और विक्रेता पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। यानी सरकारी पॉलिसियाँ भी यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई नहीं देती, यानी सरकारी नीतियाँ भी पूर्ण प्रतियोगिता की संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। यानी ये बाजार कैसा है? ये बाजार पूरी तरह से स्वतंत्र व्यापार नीति के अंतर्गत ही चलता है। यहाँ स्वतंत्रता की भावना पूरी तरह से दिखाई देती है। सरकारी नियंत्रण का यहाँ पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम फर्म और उद्योग के बीच संबंध के बारे में देखेंगे। फर्म क्या है? फर्म एक व्यक्तिगत फर्म है। और उद्योग क्या है? उद्योग ढेर सारी फर्मों का एक समूह होता है। व्यक्तिगत फर्म और उद्योग, यानी व्यक्तिगत फर्म की बात करें तो ये संकुचित विचारधारा होगी और उद्योग की बात करें तो ये एक विस्तृत विचारधारा होगी। यानी व्यक्तिगत फर्म और उद्योग, उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली ढेर सारी फर्में, यानी उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं और उद्योग के अंतर्गत उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपनी वस्तुओं को बेचती है। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने ये देखा कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद भी किसी एक व्यक्तिगत फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। बाजार कीमत का श्रेय दिया जाता है उद्योग को, यानी कि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही फर्म अपनी वस्तुओं को पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत बेच सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं भी एक समान होती हैं और कीमत भी एक समान होती है। एक समान कीमत पर ही क्रेता
विक्रेता से वस्तुओं को खरीद सकता है और विक्रेता भी उसी कीमत पर क्रेता को उन वस्तुओं को बेच सकता है। यानी कि किसी भी अतिरिक्त इकाई के लिए उसी क्रेता को उतनी ही कीमत देनी पड़ेगी जितना कीमत वह पहली इकाई के उपभोग के लिए देता है। यानी यहाँ हम ये मान सकते हैं कि एक फर्म जो होता है, फर्म उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचता है। यानी उद्योग क्या करता है, उद्योग मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही जो कीमत निर्धारित होता है उसी कीमत पर वस्तुओं को बेचने की सलाह हर फर्म को देता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म पूरी तरह से कीमत प्राप्त करता और मात्रा नियोजक होती है। यानी किसी भी एक व्यक्तिगत फर्म का यह अधिकार यानी कि यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को किसी भी तरह से प्रभावित कर सके। एक व्यक्तिगत फर्म को अपनी वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचना पड़ता है जो कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है। तो चलिए अब हम इस डायग्राम के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ये एक फर्म का कीमत रेखा है, ये एक फर्म की कीमत रेखा है। तो यहाँ ये देखिए, एक फर्म की कीमत रेखा एक सीधी रेखा के रूप में है जो एक्स अक्ष के समानांतर है। यहाँ आप ये देखिए, एक्स अक्ष पे दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और वाई अक्ष पे दिया हुआ है प्राइस। और ये जो लाइन है यानी कि ए आर बराबर एम आर, यानी औसत आगम बराबर सीमांत आगम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये रेखा कैसी है, ये एक सीधी रेखा के रूप में है। ये कीमत रेखा एक क्षैतिज रेखा है जो एक्स अक्ष के समानांतर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये डी क्या है, डी मांग वक्र है और एस क्या है, ये पूर्ति वक्र है। और ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत जो भी फर्में उद्योग के अंतर्गत कार्य कर रही हैं वो सभी फर्में इसी कीमत पर अपनी वस्तुओं को पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत बेचेंगी। यानी वस्तुएं तो एक समान होंगी ही, साथ ही साथ जो प्रचलित कीमत होगा वह भी एक समान होगा। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं और ई बिंदु पर काटने के साथ ही साथ यहाँ आप ये देखेंगे कि ये कीमत ओपी, इस कीमत का निर्धारण हो गया है। यानी कि ओपी वह कीमत है जिस कीमत पर उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली सभी फर्में अपनी वस्तुओं को पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत बेचेंगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर कीमत प्रचलित होती है। कोई भी विक्रेता प्रचलित कीमत से अधिक कीमत लेकर वस्तुओं को क्रेताओं को ना तो बेच सकता है और ना ही कोई भी क्रेता प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तुओं को खरीदता है। तो यहाँ पर जो कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है उसी कीमत पर सभी फर्में एक समान वस्तुओं को एक समान कीमत पर बेचती हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि एक व्यक्तिगत फर्म का बाजार की कीमत पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब उद्योग की बात करें तो उद्योग के अंतर्गत ढेर सारी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं और उद्योग क्या करता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों की सहायता से कीमत का निर्धारण करता है और उसी निर्धारित कीमत पर ही व्यक्तिगत फर्में अपनी वस्तुओं को पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत बेचती हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर, यानी औसत आगम बराबर सीमांत आगम। चलिए इसी को हम दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए, एक फर्म की कीमत रेखा कैसी है, एक फर्म की कीमत रेखा एक सीधी रेखा के रूप में है, यानी ए आर बराबर एम आर। यहाँ आप देख सकते हैं एक फर्म की कीमत रेखा एक सीधी रेखा के रूप में एक क्षैतिज रेखा के रूप में है जो एक्स अक्ष के समानांतर है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर मांग की लोच कैसी है, यहाँ पर मांग की लोच
पूर्णतः लोचदार होती है। ये क्या है? ये एक फर्म की कीमत रेखा के बारे में बताया गया है। फर्म की कीमत रेखा एक क्षैतिज रेखा के रूप में है जो एक्स अक्ष के समानांतर है और यहाँ पर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ देखिए, एक इंडस्ट्री यानी कि उद्योग की जब बात आती है तो उद्योग के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है? कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। जिस बिंदु पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु पर कीमत का निर्धारण हो जाता है और उसी निर्धारित कीमत पर ही उद्योग के अंतर्गत सभी फर्में एक समान कीमत पर एक समान वस्तुएं बेचती हैं।